जो कुछ भी हमारे इस शरीर यानी कि हमारे ढांचे को धारण करता है और इसको कार्य करने योग्य बनाता है उसे ही धातु कहा जाता है। धातु हमारे शरीर का फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसे टिश्यूज भी कहा जा सकता है। आयुर्वेद अनुसार हमारे शरीर में 7 तरह की धातुएं होती हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहली यानी कि रस धातु के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उसका जब डाइजेशन होता है और उसमें से वेस्ट निकल जाता है और उसके बाद जो जूस यानी कि एक्सट्रैक्ट उसका बचता है उसे ही हम सबसे पहली धातु यानी कि रस धातु कहते हैं। रस धातु यानी कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसे प्लाज्मा की जगह देखा जा सकता है जिसमें ब्लड सेल्स तैरती हैं। और ये रस धातु किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और इसके शरीर में हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसके घटने और बढ़ने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वो मुख्य रूप से 3 तौर पे बटा होता है या 3 तरह की उसकी प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली जो सबसे फर्स्ट है वह पंचमहाभूत यानी कि वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होगा। जो भी हम फूड खाएंगे उसमें से पंचमहाभूत के 5 या कोई भी 2, 3, 4, 5 इस तरह से अलग अलग एलिमेंट जरूर होंगे। दूसरा है रस यानी कि टेस्ट, जो 6 प्रकार के टेस्ट बतलाता है आयुर्वेद। तो उस फूड में कोई ना कोई टेस्ट जरूर होगा, 1 से लेके 6 या 6 के 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फूड में अलग अलग टेस्ट जरूर होगा। और तीसरी विशेष करके उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे 8 प्रकार के गुण जो बताए जाते हैं बेसिक तौर पे, जैसे कि कोई भी चीज ठंडी या गर्म, शीत या उष्ण, लघु या गुरु यानी कि हल्की या भारी होगी, स्निग्ध या रुक्ष यानी कि चिकनी या रूखी होगी, और इसी प्रकार से मृदु और तीक्ष्ण यानी कि सॉफ्ट होगी या तीक्ष्ण तीखी शार्प होगी। तो ये जो बेसिक 8 गुण हैं इनमें से कोई ना कोई गुण उस फूड में, उस खाने में जरूर होगा। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी यानी कि पंचमहाभूत, टेस्ट और ये जो प्रॉपर्टीज गुण हैं ये तीनों उसके अंदर होंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से भरे हुए फूड का जब प्रॉपर डाइजेशन हमारी जठराग्नि यानी कि पाचकाग्नि द्वारा यानी कि डाइजेस्टिव फायर द्वारा होगा, तब जाके उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा यानी कि वेस्ट को हटा दिया जाए, तो जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसे ही हम प्योर यानी कि अच्छी शुद्ध मात्रा में रस धातु कहते हैं। और इसका मुख्य स्थान हमारा हृदय यानी कि हार्ट माना जाता है। जब कोई भी चीज डाइजेस्ट होती है तो डाइजेस्टिव जूस हमारे आमाशय में बनते हैं, फिर इंटेस्टाइन द्वारा जो भोजन का रस है वो सोखा जाता है, और सोखने के बाद जो व्यान वायु यानी कि पूरे शरीर में जिस वायु के द्वारा सर्कुलेशन का काम होता है वो फिर इसे हृदय तक पहुंचाती है। फिर हृदय पंप करके व्यान वायु के माध्यम से ही आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर तक यानी कि रस धातु को पहुंचाता है, जिससे पूरे शरीर का नरिशमेंट होता है। इसीलिए आयुर्वेद ऐसा कहता है इसका मुख्य स्थान हृदय माना जाता है। रस धातु में भी विशेषकर 2 तरह से आयुर्वेद मानता है, एक स्थायी रस धातु और एक पोषक रस धातु। स्थायी रस धातु जो होती है पूरी तरह से सर्कुलेशन में हमेशा रहती है, यानी कि हर वक्त वो सर्कुलेशन में बॉडी में रहती है और बॉडी को नरिश करती रहती है। और जो पोषक रस धातु होती है, जो धात्वाग्नि यानी कि हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है यानी कि डाइजेस्टिव फायर होती है, और उससे वो पाचन करके नेक्स्ट धातु में कन्वर्ट होती है। यानी कि कुछ जो पोषक रस धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं कि अपनी ही अग्नि द्वारा पच के फिर रक्त का निर्माण करती है, यानी उन्हीं से फिर रक्त बनता है। जो स्थायी रस धातु होती है पूरे शरीर में सर्कुलेट करती रहती है वो रस के रूप में ही, और नरिशमेंट करती है बॉडी को, अलग अलग जगह अलग अलग सप्लाई पहुंचाती है। और जो कुछ उसमें से पोषक बनती है वो क्या होती है कि रस धातु अग्नि द्वारा पच के फिर रक्त का निर्माण उससे हो जाता है। यानी कि जो स्थायी रस धातु है वो पूरे शरीर में हमेशा सर्कुलेट करती है, और जो पोषक है वो रस से रक्त में कन्वर्ट हो जाती है। और इस रस धातु से एक उप धातु भी मानी जाती है जो कि खास करके महिलाओं में ही पाई जाती है, जिसे कि ब्रेस्ट मिल्क कहा जा सकता है। तो ये रस धातु का ही उप धातु है। और हर एक धातु का अपना अपना एक मल होता है यानी कि वेस्ट, यानी कि जो टिश्यूज होती हैं ब्रेक होने से यानी कि टीयर होने से लेके नई बनने तक जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ टॉक्सिन्स भी बनते हैं, तो उसी को आयुर्वेद के हिसाब से मल कहा जाता है। तो रस धातु का जो मल होता है वो होता है कफ। तो ये तो विशेषकर बात हुई मोटी मोटी रस धातु के बारे में। अब बात करते हैं ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में फंक्शन करती है। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि रस धातु का मुख्य कार्य है जो तर्पण करना, यानी कि पूरे शरीर को नरिशमेंट करना, अलग अलग जगह ब्रेन से लेकर के पांव तक पहुंच करके ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, सभी को नरिश करती है, पोषण प्रदान करती है। फिर इसका एक मुख्य कार्य है वर्धन, यानी कि ग्रोथ करना, शरीर को बढ़ाना। खास करके जो बच्चों में होता है, जब बच्चे से लेके बड़े तक होते हैं तो रस धातु बहुत प्रबल होती है और इस तरह से शरीर की ग्रोथ करती है। मिड एज में ये बैलेंस बना के रखने का काम करती है और ऐसे ही बुढ़ापे में क्षय होने से बचाती है। यानी कि मिड एज में अब ग्रोथ नहीं रह जाती है, जितनी ग्रोथ होती है वो 20, 25, 30 साल की उम्र तक मैक्सिमम हो जाती है।
फिर उसके बाद ये बैलेंस बना के रखती है 50-60 तक, फिर उसके बाद क्षय होने से ये बचाती है। तो इस तरह से ग्रोथ करना बेसिकली बच्चों में इसका काम होता है। फिर इसका एक और मुख्य कार्य है यानी कि धारण करना, यानी कि जीवनीय कहा गया है इसको। शरीर को यथास्थिति में बनाए रखना, यानी कि शरीर धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ता है, टूटता है, यानी कि कमजोर होता है, तो उसको उसकी स्थिति में बना के रखती है। बार बार टूट फूट को रिपेयर करती हुई शरीर को यथावत बनाए रखने का प्रयास करती है। और एक और गुण कहा गया है यापन। यापन यानी कि जब तक शरीर में रस धातु बनती है और अपना कार्य करती है तो अंतिम अवस्था तक शरीर को टूटने से, पूरी तरह से जर्जर होने से बचाती है, जो कि बुढ़ापे का लक्षण है। यानी कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो गया होता है, पूरी तरह से धराशायी ना हो जाए। कुछ कुछ अपने अपने बेसिक काम है, यानी कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, वो जो जिंदा रखने का काम करती है वो रस धातु का है। फिर इसका एक और विशेष काम होता है यानी कि स्नेहन का, यानी कि शरीर के अंगों में चिकनाई बरकरार रखना, जिससे बॉडी पार्ट्स, स्किन वगैरह सब कुछ स्मूथ रहें, इजीली वर्क कर पाएं और लंबा चल पाएं। अब बात करें इसकी मात्रा की, यानी कि हमारी बॉडी में किस क्वांटिटी में होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार, पुराने ग्रंथों के अनुसार जो इसकी मात्रा है केजी में और इन सब में नहीं है, हमारी अंजुली में बताई गई है। यानी कि जिस तरह से, इस तरह से हम हाथ कर लें और जो भी खाली स्थान बचे, यानी कि हम इस तरह से पानी उठा लें और जितना भी हम पानी, अन्न जो भी उठा पाएं, जो स्पेस, जो वॉल्यूम भरेगा उतना ही 1 अंजुली कहलाता है। तो इस तरह से 9 अंजुली जिस भी व्यक्ति को अपने अंदर पता करना है तो उसी के हाथ की 9 अंजुली उसके अंदर रस धातु होती है। ये तो हुई रस धातु और उसके फंक्शंस की बात। अब बात करते हैं ये शरीर में घट जाए तो क्या नुकसान होता है और ये शरीर में बढ़ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। जब रस धातु किसी भी कारणवश, यानी कि बीमारी, रोग इत्यादि किसी भी कारण से हमारे शरीर में कम होती है, यानी कि क्षय होता है इसका, तो इसके बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला ही इसमें लक्षण दिखाई पड़ेगा, बाकी अन्य धातुओं की भी कमी हो जाएगी, यानी कि रक्त, मांस, मेद, ये सब हमारे शरीर में क्षय होने लगेंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि रस धातु अगर प्रॉपर नहीं बनी तो रस से ही फिर रक्त बनना है, यानी कि ब्लड बनना है, फिर मसल्स, फिर बोन्स, इस तरह से बोन मैरो, स्पर्म इत्यादि, ये सभी रस धातु के ठीक बनने से ही बनेंगे। लेकिन रस धातु का ही क्षय हो गया, यही कम हो गई, तो फिर आगे की धातुएं भी फिर हमारे शरीर से कम हो जाती है। रस धातु के कम हो जाने से शरीर में रुक्षता यानी कि ड्राइनेस आ जाती है, शरीर रूखा पड़ जाता है। मुख शोष यानी मुख का सूखना, सलाइवा या लार का बहुत कम बनना, ये इसमें समस्या दिखाई पड़ती है। या शरीर शोष यानी कि शरीर का सूखना या किसी भी शरीर में अंगों का सूखना या कमजोर पड़ जाना, यानी कोई लातें दुबली पतली हो गई, हाथ पांव दुबले पतले हो गए, या कोई एक पर्टिकुलर अंग या पूरा शरीर ही सूख जाता है, या बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट, अंग जो होता है वो सूख जाता है, तो इस तरह से इसमें लक्षण दिखते हैं। क्षीणता आ जाती है, यानी कि वजन बहुत अधिक शरीर से कम हो जाता है, मांस में अस्थि सभी धातुएं कम हो जाती हैं और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। मन और हृदय शून्य से पड़ जाते हैं, नमनेस आ जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है एकदम खालीपन है, ना हृदय है ना मन है, एकदम शून्य हो जाता है व्यक्ति। हृदय के आसपास दर्द का महसूस होना या धड़कन का बहुत तेज चलने लगना, घबराहट महसूस होना, या कहें कि हृदय में कंपन यानी कि हृदय का कांपना, इस तरह की समस्याएं इसमें दिखती हैं। थकान यानी कि पूरे समय आपको थकान महसूस होगी या थोड़ा बहुत काम करके आप बहुत अधिक थक जाएंगे। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर में रस धातु के क्षय हो जाने के बाद दिखाई पड़ते हैं। और ये सभी के सभी जो लक्षण हैं ये वातगत लक्षण हैं, यानी कि वायु की जब वृद्धि होती है हमारे शरीर में या वायु के जो लक्षण होते हैं ये सभी यही हैं, यानी कि रूखापन, दुबलापन, शरीर रुक्ष हो जाना, दुबले पतले हो जाना, सुन्न पड़ जाना या बहुत जल्दी थक जाना, ये सभी वात के लक्षण हैं। और अगर रस धातु की लिमिट से ज्यादा वृद्धि हो जाए शरीर में तो भी हमें समस्याएं हो सकती हैं। रस धातु के बढ़ जाने से अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन वीक या स्लो हो जाता है, पाचन धीमा कार्य करने लगता है, मुंह में बहुत अधिक मात्रा में लार बनने लगती है, बराबर मुंह पानी से भरा रहता है और उल्टी जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आलस्य से आप पूरी तरह से भर सकते हैं, यानी कि शरीर में स्ट्रेंथ और ताकत रहेगी बट फिर भी मन से आपको कार्य करने का मन नहीं करेगा, आलस्य भरा रहेगा। जी मिचलाने जैसी समस्या आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। शरीर में काफी भारीपन लगेगा, यानी कि शरीर हैवी सा महसूस होगा और आपकी स्किन यानी कि शरीर जो सफेद पड़ सकता है, यानी कि सफेद दिखाई पड़ सकता है। पूरा शरीर लूज या ढीला पड़ सकता है, स्किन वगैरह जो होती है या मसल्स होती हैं एकदम लूज हो जाएंगी। और साथ ही साथ शीतलता यानी कि शरीर में अधिक तौर पे ठंडक आ जाएगी, छूने से भी और अंदर से भी, अंदरूनी तौर पे भी शीतलता बहुत ज्यादा शरीर में आ जाएगी। श्वास कांस के रोग हो सकते हैं, श्वास लेने में कठिनाई, दम का फूलना हो सकता है और खांसी यानी कि श्वास कांस की समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें नींद बहुत अधिक आएगी, यानी कि आलस्य के साथ साथ नींद भी बहुत अधिक आएगी। और कफ की वृद्धि शरीर में होने के ये सभी लक्षण हैं, यानी कि भारीपन, तंद्रा, नींद, आलस, ये सभी कफ के लक्षण होते हैं। यानी कि इसके घटने से वायु शरीर में बढ़ जाएगी,
रुक्षता आ जाएगी और इसके बढ़ने से कफ शरीर में बढ़ जाएगा और भारीपन और आलस से दिखाई पड़ेगा। तो ये थी रस धातु के बारे में जानकारी और इसके घटने और बढ़ने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। आगे की वीडियो में बात करेंगे इसको बैलेंस करने के बारे में, तो इसी तरह से बाकी की धातुओं के बारे में बात करेंगे आगे की वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।